कला का निर्माण करना, जब संस्कार इसमें होंगे, चरित्र इसमें होगा, तो ऐसे चित्रों का निर्माण होगा जो आम जनमानस के लिए, आम समाज के लिए, आम व्यक्ति के लिए होगा। वो कहीं पे भी आप उसको लगाएंगे तो वो जुड़ाव महसूस करेगा। कोई भी आप बाज़ार में जाओगे, मेलों में जाते हो, आप वही चित्र खरीदते हो या वही वस्तु खरीदते हो जो हमारे घर को आकर्षक बनाए, जो हमारे घर को सुकून दे, जो हमारी आंखों को सुकून दे। हम ऐसी चीज़ें नहीं लेते जो हमें इरिटेट करे, जो हमें परेशान करे, जो अंदर से एक परेशानी पैदा करे। तो कलाकार का चित्रों का निर्माण भी इसी प्रकार होना चाहिए कि वो औरों को सुख कैसे दे, औरों को खुशी कैसे दे। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज के इस साप्ताहिक कार्यक्रम विमर्श में मुझे आमंत्रित करने के लिए इस संस्थान के निदेशक महोदय श्रीमान सुदेश शर्मा जी तथा उप निदेशक महोदय श्रीमान मुकेश उपाध्याय जी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पर आपके इस साप्ताहिक कार्यक्रम विमर्श में बुलाया। साथ ही आप सभी का स्वागत। विमर्श एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें समाज में हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस करता है, जुड़ता है। जैसा कि चर्चित जी ने जिक्र किया कि हमारा जो मुख्य विषय है वो कला शिक्षा से रोजगार की तरफ उन्मुख होना या रोजगार की संभावनाएं। ये विषय क्यों मन में आया? जब हम दृश्य कला की बात करते हैं या किसी भी कलाओं की बात करते हैं तो विद्यालयी शिक्षा में या विश्वविद्यालयी शिक्षा में एक अलग ही बात देखने को आती है कि ज़्यादातर विद्यार्थी और उनके अभिभावक विज्ञान, वाणिज्य इस तरफ दौड़ते हैं, जो गलत नहीं है। सबका अलग महत्व है और सबकी अपनी ज़रूरतें हैं। लेकिन कला क्योंकि सिर्फ कला ना हो के हमारी सांस्कृतिक धरोहर की एक पहचान है, उसका एक स्पंदन है। जब दृश्य कला की बात आती है तो दृश्य कला में पहले तो दृश्य कला को समझना नितांत आवश्यक है कि दृश्य कला है क्या। अंग्रेजी में इसको विजुअल आर्ट्स भी कहते हैं हम। जो चाक्षुष कलाएं हैं, जो आंखों से दिखाई देती हैं, प्रमुखता से उनको दृश्य कला कहा जाता है। अच्छा, दिखाई तो अभिनय भी दिखाई दे रहा है, नृत्य भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ श्रव्य भी शामिल है। वहाँ पर अभिनय है तो वहाँ पर डायलॉग्स भी हैं, लाइट्स भी है, सेट भी है। तो वो सारी चीज़ें, उनका समग्र तालमेल होता है और तब प्रस्तुत किया जाता है। संगीत है, संगीत ध्वनि है, हम सुनते हैं उसको और महसूस करते हैं। वो महसूस करना, उस सुख को, उस सुख तक पहुंचना, जो उसकी लय ताल हमारे कानों में पड़ती है, उसको सुनने के बाद जो हमें अनुभूति महसूस होती है, उसके बाद हम वाह या आह करते हैं। तो इसी प्रकार चाक्षुष कलाएं हैं। चाक्षुष कला की मुख्यतः विशेषता ये है कि एक सपाट धरातल पर, समतल सरफेस पे रंगों रेखाओं के माध्यम से कलाकार अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। उन रेखाओं से, उन रंगों से, उन टेक्सचर से कैसे समाज के पहलुओं को, अलग अलग बिंदुओं को वो उजागर करता है।
अब उसको समझना और समाज तक उसको पहुंचाना, ये बहुत बड़ा एक साधना का विषय है। जब दृश्य कला की बात होती है अकादमिक तौर पर हम करें तो उसमें मुख्यतः 3-4 कलाएं आती हैं: चित्रकला, मूर्तिकला, वाणिज्य कला, छापा कला। आजकल बहुत सी उसके जो आयाम हैं वो बढ़ चुके हैं, जैसे कला इतिहास या फिर क्यूरेशन, चित्रों को कैसे संजोया जाए, चित्रों को कैसे प्रदर्शित किया जाए, चित्रों को कैसे प्रस्तुत किया जाए, ये भी कला है। कलाकार एक कला का निर्माण करता था, लेकिन उसकी जो कलाकृति है, जो निर्मित उसने की है, उस निर्मित को कैसे प्रस्तुत करें, ये भी एक कला है। उसके लिए भी अध्ययन और अध्यापन होता है। इसी के साथ साथ फोटोग्राफी हुआ। तो बात आती है कि इसका उद्देश्य क्या है। संस्थान में गए और दाखिला लिया या अभिभावकों ने उसको दाखिला दिलाया। तो कला में दाखिला लेना, एडमिशन लेना, सिर्फ रेखाओं का सही तरीके से बनाना, रूपों का निर्माण करना ही नहीं, उस संस्थान के और उस कला के माध्यम से एक चित्र का नहीं, चरित्र का निर्माण करना है। एक कलाकार संवेदनशील होना चाहिए, और जब वो कला में निरंतर अपनी सतत प्रक्रिया में जुड़ाव महसूस करता है, रेगुलर काम करता है, तो अपने आप वो स्पंदित होता जाता है। उसके अंदर एक संवेदनशीलता बढ़ती जाती है। समाज के प्रति वो संवेदनशील होता है, प्रकृति के प्रति वो संवेदनशील होता है, पर्यावरण के प्रति वो संवेदनशील होता है, सामाजिक मुद्दे, ज्वलंत मुद्दों पर वो विशेषकर कार्य करता है। तो ये किस प्रकार कलाकार सिर्फ कला स्वांत सुखाय के लिए नहीं करता, समाज को आईना दिखाने के लिए भी करता है। समाज में उस कला से कैसे एक जागृति आ सके, कैसे पुनर्जागरण आ सके, कैसे लोग उसको समझ सके, इसके लिए भी करता है। तो अकादमिक रूप से जब हम बात करते हैं, दाखिला लेते हैं, तो बेसिकली ड्राइंग, स्केचिंग, इस तरह की चीज़ें तो होती ही हैं। उसके साथ साथ जब रेगुलर प्रैक्टिस में वो एक रिक्शा वाले को ड्राइंग करता है, स्टेशन पे बैठ के ड्राइंग करता है, मार्केट में बैठ के ड्राइंग करता है, हॉस्पिटल के बाहर बैठे मरीजों को या उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनको देख के रेखांकन करता है, तो उनके चेहरे पे जो शिकन है, उनके चेहरे पे जो दुख है, उस जो दर्द है, उस दर्द को भी महसूस करता है, उस दुख को भी महसूस करता है, उस रिक्शा वाले की थकान को महसूस करता है, उसके पसीने को महसूस करता है, उसके चमड़ी में पड़ गई जो सिलवटें हैं, धूप में वो जो चमड़ी जल चुकी है, उसको वो महसूस करता है। और जब वो इन सब चीज़ों को महसूस करता है, इन सब चीज़ों को अपनाता है, तो वो दुख, वो दर्द, वो संवेदनाएं उसके चित्रों में स्वतः ही प्रदर्शित होने लग जाती है। और जब ऐसी चीज़ चित्रों में प्रदर्शित होती हैं, तो वो चित्र अपने आप संवाद स्थापित करता है एक दर्शक के साथ, जिससे दर्शक उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। दर्शक समझते हैं कि हाँ, ये इस चित्र में कुछ अलग भाव है, अलग बात है, जो मुझे इसके पास रुकने को मजबूर करती है। जो कला दीर्घा होती है, चित्र उसमें प्रदर्शित होते हैं, अक्सर क्या होता है कि लोग उसको देखते हैं और देखते हुए निकल जाते हैं। लेकिन कुछ चित्र ऐसे होते हैं जहाँ पे वो दर्शक को बांध लेते हैं, रोक लेते हैं। वो जो जुड़ाव है, वो जो अपनापन है, वो जो स्पंदन है जो दर्शक महसूस करता है, वो तभी होता है जब कलाकार ने उसमें उस तरीके का भाव पैदा किया है, उस तरीके का अपना समय दिया है। और शास्त्रों में भी, ग्रंथों में भी, साहित्य में भी ये सब बातें तो कही गई हैं। आम जनमानस है, हर किसी के अंदर कला है। कोई ये कहता है कि मेरे अंदर कला नहीं है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। उसका साक्षात उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो अपनी माँ के साथ हम लड़ते हैं,
और लड़ लड़ के उसके, जब वो रोटी बनाती है उसके हाथ से आटा छीन लेते हैं, उस आटे की गोली बनाते हैं, कभी सांप बनाते हैं, कभी गाड़ी बनाते हैं, कभी गुड़िया बनाते हैं। तो वो कलाकार बचपन से ही हर व्यक्ति के अंदर होता है। आप कहीं गांव में गए हैं, वहाँ मिट्टी में पैर डाल के एक छप्पर बनाने लग जाते हैं, छत बनाने लग जाते हैं, निकालते हैं तो मैंने एक घर बनाया है। पैर को बाहर निकाल लेते हैं, एक गुफा टाइप की बन जाती है, तो मैंने एक घर का निर्माण किया है। या गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये हैं कला के प्रति अनुराग, और एक नेचुरली जो उसके अंदर ये भाव नेचर पैदा करता है कि कैसे, और उसमें बच्चे बच्चे में अभिनय भी आ जाता है। छोटे बच्चे होंगे, वो टीचर और स्टूडेंट खेलने लग जाएंगे, फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के, मम्मा पापा बन जाएंगे। तो अभिनय भी उनके अंदर स्वतः आ जाता है। ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग के माध्यम से वो, आप एक बड़े आदमी को ड्राइंग करने के लिए बोलेंगे तो उसको कहेंगे आपको कोई भी अमुक दृश्य आपने दे दिया, आपको ये बनाना है, वो बनाएगा, निर्माण करेगा। बच्चा क्या करेगा? घर बनाएगा। दीवार है, 9 इंची की दीवार है कि 18 इंची की दीवार है, ये तो वो जानता है, लेकिन दीवार के अंदर वो रखा फ्रिज भी दिखाएगा, दीवार के अंदर बैठे अपने दादा को भी दिखाएगा, अपने पेट को भी दिखाएगा जो उसके घर में पालतू पशु है या कोई और एलिमेंट है। तो उसकी जो सोच है, उसका जो एक एक बचपना है, उसका जो एक इनोसेंसी है, उन चित्रों में दिखाई देती है। इसलिए बाल कला को सर्वोत्तम माना जाता है। वो उसमें चालाकी नहीं करता, चालाकी नहीं दिखाता कि मुझे बिल्कुल बहुत सुंदर और अलग दिखाना है। वो जो महसूस करता है वो दिखाता है। एक चित्र, एक ही चित्र में वो कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, छत, दीवार, सब कुछ दिखा देगा। और जो सिद्धांत हैं कला के, वो इसके विपरीत है। वो कहते हैं रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंगम इति चित्र षडंकम, के रूप के, भेद के, लावण्य योजना के, सादृश्य के, इन सब जो इसका पूरा फार्मूला बताया गया है, इसके अनुसार ही आप चित्र बनाएंगे तो वो सर्वोत्तम होगा। लेकिन जो बाल कलाकार है वो इस फार्मूले पे नहीं चलता, वो बिल्कुल स्वतंत्र होके, स्वतंत्र कलाकार की तरह एंजॉय करके उस चित्र का निर्माण करता है, और उस चित्र को ज़्यादा प्रमुखता से, प्रखरता से सामने रखता है। तो उस चित्र में ज़्यादा जुड़ाव, वो एक बालपन वाला एक 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 उसकी खुशी दिखाई देती है। और बड़ों के चित्र में वो एक थोड़ा सा बंधन, एक थोड़ा सा इस तरीके का दृश्य हमें दिखाई देता है कि वो कहीं ना कहीं कहीं रुक गया है, अटक गया है, उसको अभी स्पेस की ज़रूरत है। तो कलाकार बनने के लिए बाल कलाकार होना आवश्यक है, बाल कला आनी आवश्यक है। हमें दोबारा बचपन में जाना आवश्यक है। बचपन में, क्योंकि हम बिल्कुल निस्वार्थ होते हैं, हमें किसी का डर नहीं है, हमें किसी का भय नहीं है, किसी का लालच नहीं है, किसी का लोभ नहीं है। अपनी खुशी के लिए जो हमें अच्छा लग रहा है हम वो करते हैं और वही हम दिखाते हैं। अब जब हम व्यवहारिक कला की तरफ आते हैं या इसको अकादमिक कला की तरफ आते हैं, तो अकादमिकता के साथ साथ हमारे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि कला का जो ज्ञान है वो विद्यार्थी के अंदर क्यों होना आवश्यक है। क्योंकि जो हमारी पुरानी पुरातन परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो समृद्ध परंपरा रही है, जो वैदिक काल से चली आई है, प्राचीन काल से चली आई है, उस कला को भी आज का विद्यार्थी, आज के शोधार्थी समझ सकें, जान सकें। सिर्फ ये नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ वही है, कैसे हमारी समृद्ध परंपरा किन किन चरणों से गुजरी, और आज के जो आधुनिक परिवेश में आधुनिकता के नाम पर हम इस तरीके के आयोजन करने में लगे हैं, इस तरीके की ड्राइंग पेंटिंग कर रहे हैं, स्टैंडिंग कॉमेडीज कर रहे हैं, तो उसमें फुहरता आ गई है, बड़ी नग्नता आ गई है। तो हम अपनी जड़ों तक लौटें, अपनी जड़ों तक पहचानें, अपनी जड़ों को समझें और उसके अनुसार चित्र करें। जब हम पुनर्जागरण की बात करते हैं, जो कि बंगाल स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, बंगाली कला के नाम से भी जाना जाता है, वो पुनर्जागरण क्या था?
वहाँ पे उस समय के कलाकारों ने अपनी प्राचीन कला, जो अजंता एलोरा की भित्ति चित्र थे या पहाड़ी कला थी, राजपूताना कला थी, वहाँ से प्रेरित होकर नए चित्रों का निर्माण करना। नई शैली को तो उन्होंने अपनाया, लेकिन पुराने जो परंपराएं थी उन विषयों को साथ लेते हुए नए चित्रों का निर्माण किया। तो अपनी परंपराओं से हम कैसे नए चित्रों का और नए सृजन को प्रमुखता से सबके सामने ला सकते हैं, ये इस बात पे जोर था। धीरे 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 ये आगे सिलसिला चलता गया, बढ़ता गया, तो आधुनिकता इस कदर हावी हो गई कि कलाकार ने कैनवस ही फाड़ दिया। ऐसे भी प्रदर्शनियाँ हुई हैं। आजकल परफॉर्मेंस आर्ट भी होने लगी है। परफॉर्मिंग तो होती है, परफॉर्मिंग अलग है, परफॉर्मेंस अलग है। परफॉर्मेंस आर्ट में कलाकार अपने आप को प्रस्तुत करता है, और अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए उसके अलग अलग तरीके होते हैं। एक नृत्य के माध्यम से करता है, एक संगीत के माध्यम से करता है, रंगों के माध्यम से करता है। कुछ कलाकार अपने शरीर को ही पेश करने लगे हैं। शरीर को पेश करने की बात अच्छी है, लेकिन शरीर को वस्त्रहीन करके पेश करना, ये समझ नहीं आता उसके पीछे आप क्या। ठीक है, बहुत से लॉजिक ऐसे हो सकते हैं, आप उसमें ऐसे कंसेप्ट बताना चाहते हैं, लेकिन क्या वो वस्त्रहीन होकर ही संप्रेषित किया जा सकता है? उसका संप्रेषण और तरीकों से भी हो सकता है या नहीं हो सकता? इस चीज़ का जोर, इस चीज़ को समझना, अपनी परंपरा को समझना, अपने संस्कृति को समझना, अपने संस्कारों को समझना, नई शिक्षा नीति के माध्यम से कला का समायोजन इतर विषयों के साथ होना सुनिश्चित किया जाना है। जो गणित पढ़ता है, अंग्रेजी पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है, विज्ञान पढ़ता है, वो कला के माध्यम से अपने विषय को कैसे रुचिकर बनाए, इंटीग्रेट कैसे करे, उसको इंटीग्रेशन कैसे करे। उसके साथ साथ ये भी आजकल बात कही गई है कि एक वैज्ञानिक दृष्टि रखने वाला विद्यार्थी भी कलात्मक दृष्टि का होना चाहिए, क्योंकि कलात्मक दृष्टि उसको एक ऐसी दृष्टि भी देती है जो विज्ञान के साथ साथ हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, इनको साथ लेके चलती है। जब इनको साथ लेके चलते हैं तो अलग ही एक उसका जो रिजल्ट आता है, उसका आउटपुट आता है, वो एक पॉजिटिव, सकारात्मक आता है। अब क्योंकि बात शुरू हुई थी कला शिक्षा, दृश्य कला रोजगार परक कैसे हो, रोजगार की तरफ उन्मुख कैसे हो, क्योंकि संस्कार के साथ साथ कला का निर्माण करना, जब संस्कार इसमें होंगे, चरित्र इसमें होगा, तो ऐसे चित्रों का निर्माण होगा जो आम जनमानस के लिए, आम समाज के लिए, आम व्यक्ति के लिए होगा। वो कहीं पे भी आप उसको लगाएंगे तो वो जुड़ाव महसूस करेगा। कोई भी आप बाज़ार में जाओगे, मेलों में जाते हो, आप वही चित्र खरीदते हो या वही वस्तु खरीदते हो जो हमारे घर को आकर्षक बनाए, जो हमारे घर को सुकून दे, जो हमारी आंखों को सुकून दे। हम ऐसी चीज़ें नहीं लेते जो हमें इरिटेट करे, जो हमें परेशान करे, जो अंदर से एक परेशानी पैदा करे। तो कलाकार का चित्रों का निर्माण भी इसी प्रकार होना चाहिए कि वो औरों को सुख कैसे दे, औरों को खुशी कैसे दे। जब वो इस प्रकार के निर्माण करेगा तो उसको रोजगार अपने आप पैदा होंगे, क्योंकि उन चित्रों को समाज खरीदना चाहेगा, उन चित्रों को लोग खरीदना चाहेंगे। बात आती है खरीदने की और बेचने की। कलाकार स्वतंत्र रूप से तो पेशेवर कलाकार के रूप में कार्य करता ही है, उनको बेच ही सकता है। हमारे समाज में इस प्रकार की भी भ्रांति है। बहुत से अभिभावक, माता पिता अपने बच्चों को कला शिक्षा देना उचित नहीं समझते, क्योंकि उनके मन में एक भय है, एक डर है कि कल ये क्या करेगा, पढ़ाई करने के बाद इसका क्या होगा, इसका आगे भविष्य क्या है। ये वाजिब है, लेकिन ये डर क्यों? क्योंकि वहाँ भी ज्ञान की कमी है, वहाँ भी उस स्तर तक वो नहीं सोच पाए हैं, उनको उस बारे में बताया नहीं गया है। आज जहाँ आप बैठे हैं जिस सभागार में, ये तो
कला का मंदिर है ही, अलग सभी प्रकार की कलाओं को संरक्षण और संवर्धन देता है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। तो यहाँ से सीधा सीधा ये संदेश जाता है आम जनमानस में, अभिभावकों में, कि कला और कलाकार जब निस्वार्थ भाव से और अपने सतत प्रक्रिया से मेहनत करता है तो उसकी ये जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाती। शुरुआत जब आप करते हैं कला निर्माण से, कला निर्माण होने के पश्चात आपकी कलाकृति समाज में स्वीकार होती है, उसको खरीदने वाले होते हैं। ये आम प्रक्रिया है। इसके साथ साथ लोगों के मन में ये रहता है कि वो तो आज पेंटिंग बिकी, कल नहीं बिकी, कल क्या करेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, सरकारी और गैर सरकारी संस्थान जिसमें कलाकार जा सकता है, कला अध्येता जा सकता है और अपने रोजगार के अवसर सृजित कर सकता है। मैं बैठा हूँ यहाँ पर, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला शिक्षक हूँ और इससे पहले भी मैं विद्यालयी शिक्षा में रहा हूँ, लगभग पिछले 12 वर्षों से इस क्षेत्र में हूँ। और इसके साथ साथ अपनी पेंटिंग्स बनाकर भी थोड़ा बहुत जो सेल होती हैं वो भी हम करते हैं। लेकिन इससे अलग और कितने विषय हैं जहाँ पर कलाकार कर सकता है। कलाकार, कला विद्यार्थी सिर्फ नौकरी नहीं, वो रोजगार भी पैदा कर सकता है, वो एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है। आजकल एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट भी उसमें आपको बहुत सारे पर्क्स देती है, बहुत सारे ऐसे लाभ देती है, वित्तीय लाभ देती है जिससे आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। तो कला में आप आजकल ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म हैं, जो वेबसाइट्स के थ्रू, आपने इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, हर तरीके से हमारे ही विद्यार्थी जो पहले द्वितीय तृतीय वर्ष में हैं वो 50 से 60 हज़ार, 70 हज़ार, 80 हज़ार तक की इनकम सिर्फ इस प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। जो पहले दूसरे तीसरे साल में पढ़ रहे हैं उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही कि आपको कैसे पेंटिंग बेचनी है, कैसे अपनी आर्ट वर्क्स बेचने हैं, कैसे अपनी कलाकृतियाँ बेचनी हैं। वो उनकी अपनी जिज्ञासा है, अपना उनके मन में इस तरीके के भाव, मैं कैसे एंटरप्रेन्योर बनूं, मैं कैसे स्टार्टअप शुरू करूं। तो छोटी छोटी चीज़ों का निर्माण करके उसका प्रमोशन करना, उसका एडवर्टीजमेंट करना, उसको लोगों तक पहुंचाना, ये सारी प्रक्रियाएं उसने अपनाई, समझी और इस तरीके से कार्य किया। आप ही के इस संस्थान में जो शीतकालीन जो मेला लगता है यहाँ पर, उसमें आपके सहयोग से हमें ऐसा अवसर मिला कि हमारे विद्यार्थी यहाँ पर अपनी कलाकृतियाँ लगाएं और समाज के सामने रखें। क्योंकि व्यावसायिक कलाकार यहाँ पे बहुत सारे आते हैं जो लोक कलाएं और अन्य क्राफ्ट की चीज़ें यहाँ पर लगाते हैं। लेकिन हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ NCZCC से, यहाँ के माननीय निदेशक महोदय जी से, कि उनके सहयोग से हमने यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों को अपने काम लगाने के लिए आग्रह किया और विद्यार्थियों ने अपने काम लगाए। बहुत जितने भी यहाँ आगंतुक थे सभी लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया और मुझे लगता है 4 या 5 दिनों में, 6 दिनों में विद्यार्थियों ने, मतलब एक विद्यार्थी नहीं, कम से कम 15 विद्यार्थी थे, लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये की सेल यहाँ पे की थी। तो उसमें कोई अलग से प्रमोशन उन्होंने नहीं किया, एक उनको एक स्थान दिया गया, एक प्लेटफॉर्म दिया गया और विद्यार्थियों की अपनी एक मेहनत थी, अपना एक प्रेजेंटेशन था, लाइव स्केचिंग यहाँ पे की, लाइव स्केचेस यहाँ पे बनाए। तो सिर्फ सरकारी संस्थाओं की तरफ उन्मुख ना होकर आप एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी खोल सकते हैं, प्राइवेट ट्यूशन्स भी ले सकते हैं। आप जितनी भी कंपनियां हैं, आप जूते पहन रहे हैं, आप चश्मा पहन रहे हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, आप इस भवन में बैठे हैं, आप ये कैमरा देख रहे हैं, हर चीज़ में एक कलाकार का योगदान है। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में, लोगो डिज़ाइनिंग में, एडवर्टीजमेंट में। अब बाहर आपके पास सोशल मीडिया पे जो पैम्पलेट पहुंचा होगा आज के इस कार्यक्रम से संबंधित, तो उसका जो पैम्पलेट जो बनाने वाला है वो कौन है? एक व्यवहारिक कलाकार है, अप्लाइड आर्टिस्ट है, जो पोस्टर बनाता है, जो बाहर फ्लैक्स लगा है उसको डिज़ाइन करने वाला एक कलाकार है।
आप नाइक का जूता पहन रहे हैं, उसका लोगो डिज़ाइन करने वाला एक कलाकार है। आप विज्ञापन देख रहे हैं कोलगेट का, आप विज्ञापन देख रहे हैं किसी हच का, आइडिया का, उसमें जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने वाला है वो एक आर्टिस्ट है। आप घर में आटा ला रहे हैं नंदी का, नंदी के जो आटे के जो पैकेजिंग है, उसकी जो एडवर्टीजमेंट है, उसका जो डिज़ाइन है, वो किसने किया? वो कलाकार ने किया है। तो कला विषय ऐसा है जो हर विषय में जुड़ता है। आप साइंस का कोई डायग्राम बनाना चाहते हैं, वो भी कलाकार है, क्योंकि उसने एक हार्ट का, एक किडनी का, लंग्स का, बॉडी पार्ट्स उसने बनाए, तो वो एक कलाकार उसके अंदर है। कलाकार होना सिर्फ कला का अध्ययन करना या कला का के बारे में उसकी व्यवहारिक ज्ञान हासिल करना कलाकार नहीं है। कलाकार वो है जो बाथरूम में खड़ा होके नहाते समय गुनगुनाता है। कलाकार वो है जो पसीना बहाते हुए गुनगुनाता है। कलाकार वो है जो तनाव होते हुए परेशानी में नाचता है। कलाकार वो है जो पसीने में भीगती हुई महिला किचन में खड़ी हुई रोटी बनाते हुए गुनगुनाती है। कलाकार वो है जो भगवान के आगे मंदिर में बैठे हुए मंजीरा बजा के गाता है। कलाकार वो है जो खेल खेल में लोगों को हंसाता है, जो नाटक करता है। तो जब हर व्यक्ति कलाकार है, पूरा समाज कलाकार है, तो वह बेरोजगार कैसे है? रोजगार हर जगह है। रोजगार का सृजन खुद करना पड़ता है। आप खुद ये बैठ जाओगे कि मैं बीएफए और एमएफए किया हूँ, मैं ये काम कर ही नहीं सकता, तो बीएफए एमएफए किया है तो आप सब कुछ कर सकते हो। बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने बीएफए एमएफए कुछ किया ही नहीं, लेकिन वो लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर है उनका। अभी राजा रवि वर्मा की पेंटिंग बिकी, कितने की बिकी थी? आप में से कोई बताएगा? गाय का दूध निकालते हुए स्त्री थी। बताओ, कला विद्यार्थी भी यहाँ पे बैठे हैं। हाँ, 400 समथिंग कुछ करोड़ की थी। 400 करोड़ का एक चित्र बिका, ऑयल चित्र, लगभग 2.5-3 फीट का था, और वो बना था आज से 100 वर्ष पहले। लेकिन उस कलाकार को क्या वो 400 करोड़ प्राप्त हुए? नहीं। वो उसके ऑक्शंस होते चले गए, अलग अलग कंपनीज के पास पेंटिंग जाती गई, और बाद में उसके ये मूल्यांकन हुआ। ये रोज फिगर्स चेंज होती रहती हैं। मेन बात उन फिगर की नहीं है, मेन बात है कैसे उस कला का पीढ़ी दर पीढ़ी आगे संप्रेषित होना, आगे बढ़ना, आगे लोगों तक पहुंचना, उसको प्रेम मिलना, उसको याद करना, उसको एक अमरता मिल गई। और कलाकार वो, उन्होंने कोई तब ऐसी कोई बीएफए एमएफए नहीं होता था, अपने चाचा से, अपने दादा से, अपने पुश्तों से उनसे सीखा था। गुरु शिष्य परंपरा थी, एक दूसरे से सीखते आते थे। धीरे धीरे फिर बहुत सारे चेंजेस होते गए, राजघराने आते गए, दरबार आते गए, मुगल दरबार हो गए, राजपूताना दरबार हो गए, फिर कॉलोनियल आर्ट आ गई, बहुत सारी जो पॉलिसीज़ हैं, एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, वो बहुत चेंज हुई, मैकॉली पॉलिसीज़ आ गई। फिर आपका जो वर्धा, गांधी जी ने एक उस पे अपना विचार रखा कि एक इस प्रकार की व्यवसाय होना चाहिए, इस प्रकार की पढ़ाई होनी चाहिए कि बच्चे बागवानी से, खेलकूद से, बिजली ठीक करने से, अपने घर में गुड़ाई करने से, मतलब व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकें, कला का ज्ञान प्राप्त कर सकें, जिससे उनको भविष्य में दिक्कतें ना आए। तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब बदलाव होते चले गए। फिर इंस्टीट्यूशंस आ गए, यूनिवर्सिटीज़ आ गई, उसके बाद आजकल का स्वरूप आप देख ही रहे हैं। लेकिन कला का प्राचीन काल से लेके आज तक जो बदलाव आया, उसका मुख्य ध्येय क्या था? पहले कला आनंद के लिए थी, सुख के लिए थी,
जो मंदिरों में भी होती थी, गायन होता था, अभिनय होता था, आजकल वो धीरे 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 होके वो बहुत उसका विकृत रूप भी हो गया। तो एनईपी, एजुकेशन और इस तरीके की चीज़ें जो सरकार की जो पहल हैं वो इस तरीके की हैं कि वो हम अपनी पुरातन परंपरा को पहचानें। ये नहीं है कि आप उसी कला का सृजन करें, उनको पहचानते हुए नई कला का सृजन करें। वो ऐसी हो जो व्यक्ति के सुख के लिए हो, व्यक्ति को सुख देने के लिए हो, उसकी परेशानी से निकालने के लिए हो। और जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो व्यवसाय आपको ढूंढता है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आजकल जो मैंने यहाँ बात की, कुछ विद्यार्थी हैं छोटे छोटे जो आजकल रेजिन्स वगैरह, एक पेंटर पेंटिंग की उसने शिक्षा ली, वो स्कल्पचर भी कर रहा है, वो प्रिंट भी कर रहा है, वो फोटोग्राफी भी कर रहा है, वो रील्स भी बना रहा है, वो वीडियो भी बना रहा है, वो मूवीज़ भी बना रहा है। और इन सब चीज़ों से अपने आप को सिर्फ एक चित्रकार ना कहकर एक समग्र कला को जानकार, समग्र कला का जानकार बन जाता है और हर क्षेत्र में अपने आप को सिद्ध करता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने आप को कितना स्पेस देते हैं, कैसे आगे बढ़ाते हैं।